अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के एम.डी. कैट बायोलॉजी के लेक्चर में तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूं जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स होंगी कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, क्यों होती है और इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ जो है वो आज के इस लेक्चर में मैं समराइज करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है इस लेक्चर में बहुत ही फोकस के साथ बैठिएगा और अच्छी तरह फोकस के साथ लेक्चर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं साथ साथ वो भी जो है वो देखता रहूँगा। और आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे करना है रिलेटेड टू द डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा कोई आप और जो है कमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले तमाम लोग जो है वो जल्दी से लाइव हो जाएं। जो बच्चे अभी तक ब्रेक पे हैं वो जो है वो वापस आ जाएं ताकि जो है वो आप लोगों को मैं ये लेक्चर स्टार्ट करवा सकूं। एक और अनाउंसमेंट ये थी कि आज मैंने वर्कशीट्स करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट जो है वो कल भी जो है वो डिस्कस हो सकती हैं। आज टाइम बचा तो आज भी हम वर्कशीट्स डिस्कस कर लेंगे। सो नो प्रॉब्लम विद दी वर्कशीट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मेन कोर कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर डिटेल तक जो है वो आपको मैं लेके जाऊँगा। इंशाल्लाह जो है वो आपको मज़ा भी आएगा। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, डीएनए रेप्लिकेशन है। सबसे पहले ये समझ लें कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्यों है और कब होती है, वाई एंड व्हेन, कब होती है और क्यों होती है। जब कोई सेल डिवाइड होने लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों होती है। जब सेल डिवाइड होने लगता है, एक सेल से दो सेल बनने लगते हैं, तो आपको पता है ना, उस सेल ने उन दोनों सेल्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये पेरेंटल सेल है, व्हाट इज दिस इज द पेरेंट सेल, और ये दोनों को ना बच्चों, दीज आर डॉटर सेल्स। अब देखो, ये पेरेंट सेल के दो बच्चे हैं, ये इनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनको हाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दूसरे को ना पूरी करे। दोनों बच्चों को पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी। इसके पास तो एक इंफॉर्मेशन है, ये इसके पास एक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के ऊपर मौजूद है। और डीएनए कहाँ पर है बच्चों? क्रोमोसोम के अंदर है। अब ये इस क्रोमोसोम को कैसे दे दोनों बच्चों को? क्रोमोसोम एक है, बच्चे दो है, तो पहले ये क्या करेगा, ये अपने क्रोमोसोम की कॉपी तैयार करेगा, इसकी कॉपी तैयार करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में। जैसे अगर आपके पास एक किताब है, एक नोट्स हैं, आपने दो बच्चों को देने हैं, तो पहले आप उसकी कॉपी करवाएंगे ना, ताकि एक सेट एक बच्चे को दे दें, दूसरा सेट दूसरे बच्चे को दे दें। तो यहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे जी, अब ये पेरेंटल सेल ही बड़ा परेशान है, यार मेरे दो बच्चे हैं, मैंने इनको जो है अपनी कॉपी प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करूं? तो ये क्या करेगा, ये पहले अपना सिस्टर क्रोमैटिड तैयार करेगा। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड तैयार किया है ना इसने, ये वाला, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन के बाद आपको ऐसा क्रोमोसोम जो है वो मिलेगा। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 क्रोमोसोम इस शक्ल में आ जाएंगे, अनरेप्लिकेटेड शक्ल से कन्वर्ट होकर इस शक्ल में आ जाएंगे। और ये काम एस फेज में होगा। ये काम कब होगा? एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पेरेंट सेल खुश है, इसने अपने सारे क्रोमोसोम्स को इसी तरह रेप्लिकेट कर लेना है, उसकी कॉपी फोटोकॉपी करा लेनी है, क्रोमैटिड्स बढ़ा लेने हैं। सो ये आधा अपना जो है इसको दे देगा और आधा इसको दे देगा। जब ये आधा आधा करेगा ना, तो डॉटर सेल्स के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई है। देखो, पहले यही था ना, पेरेंटल सेल के पास बिल्कुल ऐसा क्रोमोसोम था पहले, रेप्लिकेशन से पहले, और इसके पास भी वही वाला इंफॉर्मेशन आ गई। इसका मतलब रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन जरूरी है सेल डिवीजन के लिए। अगर पेरेंटल सेल चाहता है कि वो दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इक्वल जीन्स प्रोवाइड करे, तो पहले उसको अपनी जीन्स डबल करनी पड़ती हैं, अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करना पड़ता है, फोटोकॉपी करना पड़ता है। फिर एक सेट इसको और एक सेट इसको। ये सेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि एक क्रोमोसोम तो नहीं ना होता, सेट की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह हमारे आमतौर पर जो सेल्स होते हैं बच्चों, वो पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम्स का सेट होता है। तो फिर क्या करते हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम बच्चों अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। फिर 92 हो जाएंगे ना एक लिहाज से, अगर उनके दोनों कॉपीज को गिना जाए। फिर वो 46 का सेट एक के हैंड ओवर करता है, बेटे तू ले जा, और 46 का सेट दूसरे बच्चे को हैंड ओवर करता है, बेटे तू ले जा। अब ये रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, क्रोमोसोम्स का जो ये वाला नया स्ट्रैंड बना है, नया क्रोमेटिड बना है, ये किस तरह से बनता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। वॉटसन और क्रिक जो आए, उन्होंने पहला मॉडल पेश किया बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है ना क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो बेसिकली क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट हो रहा होता है तो अंदर मौजूद डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और हिस्टोन प्रोटीन्स भी ऐड हो रही हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये दिखाता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कौन सा है। ये देखें, ये आपके सामने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इसमें आप चेक करें कि जो पेरेंटल डीएनए है पिंक कलर का, वो अनजिप हुआ, अनकॉइल हुआ, दोनों पिंक कलर के स्ट्रैंड्स अलग हो गए। जो नया डॉटर का स्ट्रैंड बना, जो नया डॉटर स्ट्रैंड बना ब्लू कलर में, वो पिंक कलर के गिर्द कॉइल कर रहा है। इसका मतलब एक पेरेंटल डीएनए है और एक डॉटर डीएनए है, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पेरेंटल डीएनए है और एक कौन सा है, ब्लू वाला डॉटर। इसका मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है, एग्जैक्ट सीक्वेंस, वो तो कंजर्व हुआ, कंजर्व मीन सेम रहा, लेकिन मॉलिक्यूल जो है ना वो सेपरेट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं रहा, मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए। मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स अलग होने के बाद आप देखें कि नया डॉटर का स्ट्रैंड बना ब्लू कलर में। तो आप ये कह सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो कि डॉटर का मॉलिक्यूल है, उसमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड है और एक डॉटर का स्ट्रैंड है। दूसरे मॉलिक्यूल में भी देखिए आप, एक पेरेंट का स्ट्रैंड है और एक डॉटर का। इसका मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड रही है, लेकिन डीएनए का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो गया, अधूरी कंजर्वेशन है। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्यों बच्चों, ये आप लोगों को पिक्चर आ रही है ना, आ रही है नजर, किस तरह एक पेरेंटल डीएनए ने दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनाए और दोनों को अपना एक एक स्ट्रैंड बख्श दिया। दो स्ट्रैंड थे ना पेरेंट के पास, तो उसने दो में से एक स्ट्रैंड एक बेटे को दिया, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे बेटे को दिया, और कहा जनाब अपना एक एक स्ट्रैंड आप खुद बना लें। अधूरी कंजर्वेशन है ये। इसमें जरा रिपीट कर दें कि आप लोगों को पिक्चर फुल क्लियर आ रही है नजर। तो ऐसी कंजर्वेशन जिसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड है पेरेंट का, उसका सीक्वेंस तो कंजर्व्ड रहे, लेकिन मॉलिक्यूल पूरा कंजर्व्ड ना रहे। मॉलिक्यूल दो डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तकसीम हो जाए, दो डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तकसीम हो जाए। फिर सुन लें, पेरेंटल मॉलिक्यूल दो डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तकसीम हुआ, बांट दिया गया, और जो दूसरा स्ट्रैंड था वो खुद ब खुद डॉटर ने बनाया। इसका मतलब आधी चीज कंजर्व्ड है और आधी चीज नहीं है। तो जब आधी चीज कंजर्व्ड है तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन का नाम हम देंगे। उसके बाद दूसरा जो डीएनए का मॉडल था, दैट वाज कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके मुताबिक मैं आपको अब पिक्चर शो करता हूं। कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर क्या हुआ बच्चों, ये देखें, ये आपको कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो नजर आ रहा है। Replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double. हाँ जी, तो ये कंजर्वेटिव मॉडल है स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको नोट करें आप लोग। कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम है पेरेंटल क्रोमोसोम पिंक कलर का, उसने
अपना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक बेटे के हवाले किया और दूसरा जो डॉटर मॉलिक्यूल है एंटायरली न्यू बना है। पिंक कलर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ, पूरे का पूरा पिंक मॉलिक्यूल जो है जिसके दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक बेटे को मिला है। कंजर्वेटिव, कंप्लीटली कंजर्व्ड रहा सीक्वेंस वाइज भी और मॉलिक्यूल वाइज भी। जबकि जो डॉटर मॉलिक्यूल है ब्लू कलर का वो एंटायरली न्यू स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है। पहले मॉडल में तो आधा आधा तकसीम हुआ ना, इसके अंदर आधा आधा तकसीम नहीं हुआ। इसके अंदर देखें पेरेंटल मॉलिक्यूल कंप्लीटली एक डॉटर मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर हो रहा है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ब्लू कलर में वो एंटायरली न्यू है, मुकम्मल तौर पर नया मॉलिक्यूल है। उसके दोनों स्ट्रैंड मुकम्मल तौर पर नए हैं, डिवीजन नहीं हुई। जो डॉटर मॉलिक्यूल है वो पिंक वाले मॉलिक्यूल को देखकर वैसा ही तैयार तो हो गया, लेकिन उसने पेरेंटल मॉलिक्यूल को खोला नहीं, अनजिप नहीं किया। इसको हम कंजर्वेटिव जो है वो मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाला पिंक वाले को देखकर बनता है। ब्लू वाला जब बनता है तो वो पिंक वाले को कॉपी कर रहा होता है, जैसा पिंक वाला होता है एग्जैक्ट वैसा ही डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, ब्लू कैसे बना? देखकर, कॉपी करके। मैं कॉपी कर रहा हूं ना, शुरू से कॉपी कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं जो है ना कॉपी कर रहा हूं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोगों के पास नोट्स हैं, नोट्स आप लोग नोट्स को कॉपी करते हैं, नोट्स के दो सेट हो जाते हैं। अब आप लोग उन नोट्स के आधे पेज, पेरेंटल जो नोट्स थे डॉटर नोट्स के साथ आधे आधे मिक्स कर देते हैं। 100 पेज पुराने के लगेंगे और 100 पेज नए वाले सेट के लगेंगे, 200 पेज पूरे कर दिए। लेकिन कंजर्वेटिव में क्या किया, जो पुराना सेट था उसको नहीं छेड़ा, एंटायरली नया सेट जो है ना वो बना है। इसको हम कंजर्वेटिव जो है वो कहेंगे। ठीक है जी, न्यू मॉलिक्यूल न्यू कंपोनेंट्स से मिलकर बना होगा, बिल्कुल ऐसे ही उसमें पेरेंटल मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रैंड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लें जी, कंजर्वेटिव हो गया। ब्लू और पिंक होंगे सेम। जिस तरह अगर आप एक नोट्स की कॉपी कर रहे हैं तो वो नोट्स की कॉपी वैसे ही नोट्स होंगे, तब्दील तो नहीं होंगे। अगर आपने बायो के नोट्स की कॉपी की है तो बायो के नोट्स की ही कॉपी होगी ना, केमिस्ट्री के तो नहीं होंगे। इसलिए जो है सीक्वेंस उनका सेम होगा, जीन्स वही वाली होंगी। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल नया बना है, मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको जो है ना वो नया चीज। अब आपको समझाते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को जरा ध्यान से नोट करें। इसमें पेरेंटल जो मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, मतलब उसके पीसीज हो जाते हैं और नया मॉलिक्यूल जो बनता है, जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल है डॉटर मॉलिक्यूल है, वो और पेरेंटल मॉलिक्यूल के पीसीज मिक्स होकर नए डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं। इसका मतलब है कि पेरेंटल मॉलिक्यूल और डॉटर मॉलिक्यूल दोनों मिक्स हो गए, डिस्पर्स हो गए। दिस मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसको ध्यान से नोट कर लें। अभी हमने ये नहीं कहा कि कौन सा मॉडल इनमें से सच्चा है, तीनों ने अपने अपने मॉडल तो पेश कर दिए, अपने अपने हाइपोथेसिस पेश किए हैं, लेकिन अभी ये नहीं चेक किया कि कौन सा मॉडल ठीक है। खैर, अभी वो प्रूफ करना है हमने। हमारे पास 3 हाइपोथेसिस सामने आ गए कि यार इस तरह भी रेप्लिकेशन हो सकती है, इस तरह भी रेप्लिकेशन हो सकती है, इस तरह भी जो है वो रेप्लिकेशन हो सकती है। अभी हमने साबित करना है कि इनमें से कौन सा जो मॉडल है रेप्लिकेशन का वो ठीक है। सो डिस्पर्सिव को ध्यान से आप देख लें कि पेरेंटल मॉलिक्यूल के पार्ट्स टूटकर डॉटर मॉलिक्यूल के पार्ट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं और दोनों का मिक्सचर बनता है। डॉटर जो मॉलिक्यूल होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है जी, लें जी, ये भी आप लोगों को मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। चलें जी, अब कोई क्वेश्चन है तो वो दोबारा से मुझसे कर सकते हैं। देखें, ध्यान से सुना करें, ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपना फोकस थोड़ा सा भी इधर उधर आपने किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, एक बार मैं आपको ये वाली जो मॉडल्स थे, ठीक है, इनकी मैं आपको दोबारा से डिटेल बता देता हूँ।
अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है इसको समझना है। ये मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है जी, ये क्या है जी, मेरे पास नोट्स हैं। ओके, इन नोट्स के 200 पेज हैं, 200 पेजेस के ये नोट्स हैं। अब आप ये समझें कि मैं इन नोट्स को 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। तो मैं इन नोट्स की सबसे पहले करूंगा कॉपी। मेरे पास इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। सपोज करें मेरे पास कोई और नोट्स नहीं है, चलें सपोज कर लें, हाँ मिल गए। ये मेरे पास एक कॉपी आ चुकी, ये लें जी, ये 2 हैं, ठीक है जी, ये इसी की कॉपी है। वैसे डिफरेंट लग रही है आपको, लेकिन ये इसी की कॉपी है। 200 पेज इसके हैं, 200 पेज इसके हैं। मैं क्या करता हूं, 100 पेज इसमें से लेता हूं और 100 इसमें से, इनको कंबाइन कर देता हूं, ठीक है। फिर 100 जो बाकी बचे थे वो बाकी इनके वाले 100 के साथ मिला के 200 का सेट बना देता हूं। अब जो मैं बच्चे को हैंड ओवर कर रहा हूं ना, इनमें से 100 पेज पुराने नोट्स के हैं और 100 पेज नए नोट्स के हैं। दूसरे बच्चे को जो मैंने एक सेट दिया, उसमें भी 100 पेज पुराने वाले नोट्स के हैं और 100 पेज नए वाले नोट्स के हैं। इसका मतलब मैंने बच्चे को इंफॉर्मेशन तो वही दी है, लिखा तो वही कुछ हुआ है, लेकिन पुराने और नए दोनों को मैंने क्या कर दिया, यूं समझ लें दोनों को मिला दिया। आधे नोट्स पेरेंटल के दिए और आधे नोट्स डॉटर के दिए। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, कि मैंने 200 में से 100 पेज का कॉम्बिनेशन करके आधे पुराने, ताकि दोनों बच्चों में से मुझे कोई कहे ना यार कि मेरा सेट पुराना था मेरा सेट नया था। तो मैंने आधे नए नोट्स में से दिए और आधे पेज पुराने नोट्स में से दिए, ताकि दोनों बच्चे खुश हो जाएं, ठीक है ना। कह सकते हैं ना सर ये क्या किया आपने जो है ना वो आधा सेट आपने मुझे एक पुराना सेट दे दिया, कह सकता है ना। तो मैंने क्या किया, आधे पेज पुराने सेट में से और आधे पेज नए सेट में से दिए, सेमी कंजर्वेशन रखी है। इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड है क्योंकि नोट्स में लिखा वही कुछ हुआ है। सो इंफॉर्मेशन या सीक्वेंस या जीन्स कंजर्व्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल नोट्स का सेट कंजर्व नहीं है। मैंने सेट को 2 हिस्सों में खोल दिया था, इसलिए सेट कंजर्व नहीं है। सीक्वेंस कंजर्व्ड है, जीन्स कंजर्व्ड है, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। सेकंड केस देखें, मैंने इसकी कॉपी तैयार की, मेरे पास एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। मैंने एक बच्चे को पुराना सेट दे दिया, एक बच्चे को नया सेट दे दिया, दोनों खुश, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन करेगा, वो कहेगा मुझे नया दे दिया मुझे पुराना दिया, ये क्या बात हुई। तो कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि जो नया स्ट्रैंड है वो अलग होगा और पुराना स्ट्रैंड अलग होगा। नया जो मॉलिक्यूल है वो एक सेल में जाएगा, पुराना मॉलिक्यूल एक सेल में जाएगा, दोनों अलग नहीं हो सकते। ये कंजर्वेटिव है। डिस्पर्सिव क्या कहता है, बीच बीच में से पेज अलग किए, 5-6 पेज पुराने के, 5-6 पेज नए के, 5-6 पेज पुराने, 5-6 पेज नए। मैंने सारे के सारे नोट्स खोलकर मिक्स कर दिए, हाफ हाफ नहीं किए, टोटली मिक्स कर दिए, बिखेर दिए 5-5 पेज करके। ये डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ एप्लीकेशन है। सो अब जो है ना मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं बच्चे किस में राजी होते हैं। बच्चों को मैंने 3 तरह से नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बच्चों को मैंने 3 तरह से नोट्स दिए। पहले वाले केस में मैंने बच्चों को नोट्स कैसे दिए, आधे पुराने आधे नए, आधे पुराने आधे नए, ताकि दोनों बच्चे खुश हो जाएं। पहला केस सेमी कंजर्वेटिव। और दूसरे केस में मैंने बच्चों को नोट्स कैसे दिए, मैंने नोट्स का सेट बिल्कुल नया बनवा लिया, पुराने सेट को नहीं खोला, पुराने सेट को नहीं खोला। एक बच्चे को पुराना सेट दे दिया और एक बच्चे को मैंने नया सेट दे दिया। तो पिक्चर्स के अंदर ब्लू कलर वाला जो सेट था वो नया सेट था, तो मैंने किसी सेट को खोलने की कोशिश नहीं की। हाँ, इंफॉर्मेशन सेम थी। नया सेट पुराने सेट की एग्जैक्ट कॉपी थी, कॉपी करते तो एग्जैक्ट ही आता है। तीसरे केस में मैंने बिल्कुल ही ब्लंडर मारा है। तीसरे केस में क्या किया, तीसरे केस में मैंने दोनों नोट्स के 5-5, 6-6 पेजेस को मिक्सअप किया, 5 इसके डाले, 5 उसके डाले, 5 उसके डाले, 5 इसके डाले, सारे पेजेस मिक्सअप कर दिए। अब ये जो बच्चों को मैंने नोट्स दिए हैं इसमें काफी पेजेस पुराने के हैं और काफी पेजेस नए के हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन।
तो अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा ठीक है, बच्चे कौन से वाले केस से राजी होंगे। ये चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में साबित करेंगे कि कौन सा रेप्लिकेशन का मॉडल जो है वो ठीक साबित हुआ। तो बच्चों तीनों मॉडल समझ आ गए। आप लोगों को उम्मीद है सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। जब वो दो सेट आ गए, बच्चों को मैंने जैसे भी दिए हैं, बच्चे डॉटर सेल्स हैं, पेरेंटल सेल खत्म, पेरेंटल मॉलिक्यूल भी खत्म, अब वो डॉटर सेल्स बन चुके हैं और उनके अंदर डॉटर वाला डीएनए मौजूद है। क्यों बच्चों, एवरीथिंग इज ऑल राइट। इससे आसान एग्जाम्पल मैं नहीं समझा सकता बच्चों इससे आसान एग्जाम्पल मैं नहीं समझा सकता। अच्छा, इसकी एक और मिसाल भी मेरे ज़हन में आ रही है, सबसे अच्छी मिसाल, ठीक है। बिरयानी, बिरयानी, ठीक है जी। बिरयानी की मिसाल कैसे है? आपने बिरयानी के एक डब्बा मंगवाया, कुछ देर बाद दूसरा मेहमान भी आ गया। अब आपके सामने दो मेहमान है, यानी आपने बिरयानी दो मेहमानों को देनी है। आपने उसी दुकान से एक और बिरयानी का डब्बा मंगवाया। देखो, एक दुकान से जब आप सेम बिरयानी के डब्बे मंगवा रहे हैं तो पहला डब्बा दूसरे डब्बे की कॉपी है ना, तो दोनों डब्बे एक ही दुकान से मंगवाए गए, तो दोनों डब्बों में बिरयानी एक जैसी है, इंफॉर्मेशन एक जैसी है, सीक्वेंस एक जैसा है, बोटी एक जैसी है। लेकिन अब वो मेहमान देख रहे हैं यार, एक डब्बा पहले से आया हुआ है और एक डब्बा नया आया है। आप क्या करते हैं, आधे चावल पुराने डब्बे में से लेते हैं, आधे चावल नए डब्बे में से देते हैं, और दो नए केस बना के उनको देते हैं। लो जी, अब दोनों खुश हैं, आधे पुराने चावल मिले, आधे नए चावल मिले हैं, सेमी कंजर्वेटिव हो गया। अब कंजर्वेटिव मॉडल में आप क्या करेंगे, पुराना डब्बा एक को दे देंगे, नया डब्बा दूसरे को दे देंगे। आपने डब्बों के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं की, डब्बों के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं की। नया डब्बा एक मेहमान को मिला, पुराना डब्बा दूसरे मेहमान को मिला, लेकिन आपको पता है ऐसे लड़ाई होगी। तीसरे केस में आपने क्या किया, आपने दोनों डब्बे ऐसे मिक्स कर दिए और फिर इक्वल डिवाइड करके दोनों को दे दिए। ये डिस्पर्सिव है। आपने दोनों डब्बे ऐसे मिक्स किए तो उसके सारी बोटियां, सारे चावल मिक्स हो गए हैं, डिस्पर्स हो गए हैं। तो आपने डब्बे तो खोल दिए, लेकिन क्योंकि चावल एक जैसे हैं इसलिए उनका सीक्वेंस अभी भी चेंज नहीं हुआ। सो ये ज्यादा अच्छी जो है ना वो मिसाल है, ठीक है जी। बोटी कैसे डिवाइड, बेटे हो जाती हैं बोटियां डिवाइड। क्यों भाई, अब ठीक है बच्चों, अब ठीक है, हुन खुश हो स्टूडेंट्स, हुन खुश हो। चले मॉडल में देखते हैं बच्चों कौन सा मॉडल डीएनए का ठीक है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मेजलन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस मॉडल के मुताबिक, मेजलन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट मॉडल के मुताबिक कौन सा मॉडल देखते हैं रेप्लिकेशन का ठीक साबित होगा। अच्छा, एक बात नोट कर लें कि सीक्वेंस तीनों में कंजर्व्ड रहेगा, सीक्वेंस के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, जीन्स के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं। ये मॉलिक्यूल की बात हो रही थी कि मॉलिक्यूल यानी बिरयानी का डब्बा यानी नोट्स का सेट इटसेल्फ वैसा ही रहता है या वो भी खुल सकता है। जीन्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सीक्वेंस हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये जो कंजर्व्ड या सेमी कंजर्व या डिस्पर्स की बात हो रही है, ये मॉलिक्यूल के अपने कंजर्व रहने की बात हो रही है कि मॉलिक्यूल खुद बहिफाजत रहेगा या वो खुल जाएगा। तो सेमी कंजर्वेटिव में आधा खुल जाता है, कंजर्वेटिव में बिल्कुल भी नहीं खुलता पेरेंट का मॉलिक्यूल, और डिस्पर्सिव में बिल्कुल खुलकर बिखर जाता है। किसकी बात हो रही है बच्चों, मॉलिक्यूल के खुद मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो ये कमेंट करते हैं ताकि आपके ज़हन में बात रहे कि जो मॉडल्स हैं ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, मॉलिक्यूल की अपनी कंजर्वेशन। बोले, मॉलिक्यूल की अपनी कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स कमेंट कर दें ये किसकी कंजर्वेशन थी, किसकी हिफाजत की बात हो रही थी कि मॉलिक्यूल रहेगा बाहिफाजत के नहीं या खुल जाएगा। तो मॉलिक्यूल की अपनी कंजर्वेशन है। जीन्स तो तीनों में ही जो है ना वो कंजर्व रहेंगी, जीन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन नहीं बदलेगी तीनों में ही। मॉलिक्यूल खुद चेंज होगा या नहीं होगा उसके ऊपर 3 केस थे। हाँ जी बच्चों, मेजलन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया जी, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया
नाइट्रोजन 15 मीडियम के अंदर, नाइट्रोजन 15 मीडियम। अब ये नाइट्रोजन 15 कौन सा होता है बच्चों? ये ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर आपने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज किया हुआ है। इसके अंदर आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, बैक्टीरिया ग्रो होते जा रहे हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। ये एक पेट्री प्लेट है, इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर दिए। इसके लिए कल्चरिंग करते हैं, मीडियम डालते हैं, एगर मीडियम यूज़ करते हैं। ये आपको कॉमन सी चीज़ें पता है। सो दीज आर द बैक्टीरिया, दीज आर व्हाट, दीज आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम इस तरह से कैप्सूल की तरह ड्रॉ करते हैं। ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया का कल्चर है जो मैंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो करवाया है। अब जब नाइट्रोजन हैवी वाली यूज़ की है तो मुझे बताओ बच्चों, क्या डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है? सबको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है, किस फॉर्म में? नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में होती है। तो जो नया डीएनए बनेगा इन बैक्टीरिया का, उस नए डीएनए के अंदर हैवी आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हैवी आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप लोग बीच में बोलेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए फोकस सारा इस पे ले आए, वरना मेरी इतनी मेहनत जो है ना वो रायगां चली जाएगी। सो अपना और मेरा ख्याल करें, अब सिर्फ टॉपिक के ऊपर फोकस करें ताकि आपको अच्छे वाली समझ आए, वरना जो है ना बात खराब हो जाएगी। तो इस वक्त बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कौन सी है बच्चों? 15 वाली। होनी कौन सी चाहिए? 14 वाली। आ कौन सी गई? 15 वाली। क्यों? ज़बरदस्ती नाइट्रोजन 15 के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो नया डीएनए जो बना वो सारा 15 वाला था, यानी हैवी डीएनए, हैवी डीएनए तैयार हो गया। अब इस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, इस बैक्टीरिया का हमने क्या करना है? डीएनए निकालना है। इस बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकाला और डीएनए निकालने के बाद ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसको एनालाइज किया, इसको एनालाइज किया। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था दैट वाज हैवी डीएनए, हैवी डीएनए। ये कंफर्म करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज से हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, हैवी है भी या नहीं। हैवी जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो इसको चेक किया तो ये हैवी निकला। फिर क्या किया, इस मीडियम में से हमने बैक्टीरिया को शिफ्ट किया लाइट नाइट्रोजन वाले मीडियम के अंदर। देखिए, अब आप लोग अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सो आप लोगों को खुद चाहिए कि ध्यान से सुने, अदरवाइज आई विल नॉट रिपीट दिस लेक्चर, फिर आप लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसको शिफ्ट कर दिया बच्चों नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है? N14 मीडियम। ठीक है, 3 प्लेटों में इसको शिफ्ट किया, 3 प्लेटों में इसको शिफ्ट किया, 3 प्लेटों में शिफ्ट किया। ये भी क्या है? N14 मीडियम है। ये भी क्या है? N14 मीडियम है। 3 प्लेटों में इसको शिफ्ट कर दिया। आपकी बुक में प्रॉपर खूबसूरत सी डायग्राम बनी हुई है। N14 मीडियम। N15 से N14 में जब आप बैक्टीरिया को शिफ्ट करेंगे तो इस मीडियम में आने के बाद बैक्टीरिया अपना नया जो डीएनए बनाएगा वो नाइट्रोजन इसी से लेगा, इसी मीडियम से नाइट्रोजन लेगा। इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रांसफ़र करने के फ़ौरन बाद 0 मिनट्स के बाद सैंपल ले लेंगे डीएनए का और उसको सैंपल को चेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किए जो है ना वो हम करेंगे। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है? स्पिन करेंगे। स्पिन क्यों किया जाता है? मैंने सेल्फ फ्रैक्शनेशन में डिटेल से समझाया था कि हम स्पिन करके डेंसिटी मालूम करते हैं। किसी भी चीज़ की डेंसिटी सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए चेक हो सकती है। तो उसमें हम ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं और उसको स्पिन करवाते हैं। ये स्पिन करवाने का मैंने सिंबल बना दिया है। स्पिन करवाएंगे और स्पिन करवाने के बाद हम रिजल्ट्स लेंगे। रिजल्ट से हमें पता चलेगा बच्चों कि इनका जो डीएनए है वो कौन से वाला डीएनए है। ठीक है जी। तो अब मैं रिजल्ट्स लिखने लगा हूँ। ये सेंट्रीफ्यूज वाली चीज़ मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। हम जब इसको स्पिन करेंगे, इसको हम स्पिन करेंगे इसके डीएनए को 0 मिनट के बाद, यानी ट्रांसफ़र करने के फ़ौरन बाद इसका सैंपल लेंगे,
ट्यूब के अंदर और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसकी डेंसिटी मेजर करेंगे। और इससे पहले एक और काम भी करेंगे। इससे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा दैट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम सादा डीएनए की डेंसिटी मालूम करेंगे। सादा डीएनए की डेंसिटी यहाँ पे मालूम की स्टेप नंबर 1 के अंदर, और ये डीएनए की डेंसिटी लाइट डेंसिटी आई, लो डेंसिटी आई, ट्यूब के बॉटम के ऊपर इसका बैंड आया और इसको हमने लाइट डीएनए करार दिया, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 14 वाली है। दिस इज द लाइट डीएनए। ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है बगैर किसी लेबलिंग के। पहले इसको समझ लें, ये बगैर लेबलिंग के कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, बगैर इसके ऊपर किसी किस्म की लेबलिंग के। आपने डीएनए चेक किया, नॉर्मल डीएनए जो होता है वो लाइट होता है। सो दिस इज द नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए जो आम डीएनए होता है जिसमें नाइट्रोजन 14 होती है, उसका बैंड ज़्यादा नीचे कर दिया। ज़्यादा नीचे ना करें, ताकि थोड़ा सा ऊपर कर लें, ताकि पता चले कि इसका लाइट वेट है। लाइट वेट है ना, लाइट वेट ऊपर आता है, तो इसको यहाँ पे कर लें, ये ठीक है। इसको यहाँ पे कर लें, अब ठीक है। वो ज़्यादा ही नीचे हो गया था। ये जो है ना लाइट डीएनए का बैंड आ गया आपके पास, और ये बैंड सेंट्रीफ्यूगेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब हम करते हैं इसका सैंपल, जो हैवी वाला डीएनए है इसका सैंपल लेते हैं। जब 0 मिनट्स के बाद सैंपल लिया गया तो जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा बॉटम पर आया। बहुत ज़्यादा बॉटम पे अगर कोई चीज़ सेटल डाउन होती है तो इसका मतलब वो बहुत हैवी है। दिस वॉज द हैवी डीएनए। दिस वॉज द हैवी डीएनए। हैवी डीएनए का मतलब ये है डेंसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर नाइट्रोजन 15 वाला जो आइसोटोप है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर ये बैक्टीरिया ई कोलाई है तो इसकी रेप्लिकेशन का टाइम आप सबको पता 20 मिनट्स होता है। सो 20 मिनट्स के बाद इसकी एक रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। 20 मिनट्स के बाद जो हम सैंपल लेंगे उसको भी हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और इसके अंदर जो हमारे पास डीएनए आएगा वो दरमियान में आएगा। दिस इज द ह्यूज डिस्कवरी। ह्यूज डिस्कवरी, ये दरमियान में डीएनए आ रहा है। दिस वाज नॉट हैवी नॉट लाइट, ना ये ऊपर लाइट वाले पोर्शन में आ रहा है ना ये हैवी वाले पोर्शन में आ रहा है, ये दरमियान वाले पोर्शन में बैंड मिला। इसको हमने हाइब्रिड डीएनए का नाम दिया। यानी इसकी डेंसिटी ना तो ज्यादा है और ना कम है, इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है, दरमियान में है। इस हाइब्रिड डीएनए की वजह से हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल जो था वो रिजेक्ट हो गया। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है कि आपका पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड वो कंजर्व रहेगा, डॉटर अलग से बनेगा। अगर डॉटर अलग से बनना होता तो बच्चों यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए ना आता। यानी हाइब्रिड डीएनए का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी दोनों डीएनए के दरमियान में ना आती, इसकी डेंसिटी दरमियान में आ रही है, तो हाइब्रिड डीएनए आया। फिर एक और राउंड जब रेप्लिकेशन का कंप्लीट हुआ, 20 मिनट मजीद गुजरे, 40 मिनट के बाद जब सैंपल लिया तो आपके पास एक नहीं बल्कि 2 बैंड्स आए। एक हाइब्रिड बैंड आया दोबारा से, हाइब्रिड बैंड आया दोबारा से, और एक लाइटर बैंड आया ऊपर, जो मैंने आपको कंट्रोल में भी समझाया था। 40 मिनट के बाद 2 बैंड आए। एक बैंड कौन सा आया? लाइट बैंड, लाइट डेंसिटी वाला, और एक बैंड कौन सा आया? हाइब्रिड। 2 किस्म के डीएनए आए, हाइब्रिड भी आया और लाइट भी आया। अब ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? अगर डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन ठीक होता तो यहां भी एक ही बैंड आता। डिस्पर्सिव का मतलब है हर बार पेरेंट और डॉटर डीएनए मिक्स हो जाएंगे, हर बार ही हाइब्रिड आएगा, हर बार हाइब्रिड आएगा। लेकिन हर बार हाइब्रिड नहीं आ रहा। सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद हाइब्रिड के साथ एक लाइटर डीएनए भी आया। 2 तरह के डीएनए आने का मतलब ये था कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के तहत डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। सो वॉटसन और क्रिक मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो था सेमी कंजर्वेटिव, वो सच साबित हो गया। इसकी जब हम लोग इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर आप लोगों को ये नीचे नजर ना आ रहा हो तो यहाँ पे देखें, इसका जो ग्राफ आएगा हैवी डीएनए का, ये एक ही पीक को शो करेगा, ओनली 1 पीक।
वन पीक का मतलब है एक किस्म का डीएनए है, और ये जो हाइब्रिड डीएनए है इसका ग्राफ भी एक ही पीक पे आ रहा है, लेकिन वो हैवी से थोड़ी सी नीचे है, हैवी से थोड़ी सी नीचे है। और इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा इसमें आपको एक नहीं बल्कि दो पीक्स मिलेंगी। एक हाइब्रिड पे पीक मिलेगी, एक पीक हाइब्रिड पे होगी, और दूसरी पीक जो होगी ये लाइटर डेंसिटी वाले वैल्यू पे आएगी, जिसका ये मतलब है कि दो किस्म का डीएनए आपको सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पे मिल रहा है। सो कंजर्वेटिव तो पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो गया था, सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गया, पीछे बचा कौन? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो समझ लेना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मेजलन और स्टाहल ने कौन सा मॉडल ठीक साबित किया? बोले सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। और इसको सेंट्रीफ्यूज के जरिए, सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो मीडियम का ग्रेडियंट बनाया जाता है ना, वो सीजियम क्लोराइड से बनाया जाता है, और जो ट्यूब होती है ना उस ट्यूब के अंदर। ठीक है बच्चों? तो इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं या ठीक है? हाँ जी बच्चों, इसको मैं रिपीट कर दूं या ठीक है? देखें, तीन किस्म के है ना। जब आपके पास हाइब्रिड डीएनए आ गया, इसका मतलब कंजर्वेटिव मॉडल रिजेक्ट। कंजर्वेटिव में तो यह था ना कि एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को अलग अलग किस्म का डीएनए जाएगा। सो हाइब्रिड ने कंजर्वेटिव रिजेक्ट कर दिया। हाइब्रिड का मतलब है कि पेरेंट और डॉटर मिक्स हो गए, पेरेंट और डॉटर मिक्स हो गए। अब मिक्सिंग किस तरह से हुई है? आधी आधी मिक्सिंग हुई है कि हर थोड़े थोड़े पीस के बाद मिक्सिंग हुई है? ये मिक्सिंग चेक करनी है। अगर तो दोबारा हाइब्रिड आ जाता, दोबारा भी हाइब्रिड डीएनए आता, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, अगर दोबारा भी हाइब्रिड आ जाता तो इसका मतलब डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक रेप्लिकेशन हुई है। लेकिन दोबारा हाइब्रिड नहीं आया। दोबारा क्या आया? हाइब्रिड के साथ लाइटर डीएनए का मॉलिक्यूल भी जो है वो आया। इसका मतलब ये है कि डिस्पर्सिव भी रिजेक्ट हो गया। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइब्रिड के आने से हाइब्रिड बैंड, ये बैंड सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब के अंदर आता है। ये ट्यूब का बॉटम है और ऊपर ट्यूब का अपर है। जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो नीचे बैठता चला जाता है। तो हाइब्रिड के आने से कंजर्वेटिव रिजेक्ट, और हाइब्रिड के साथ लाइटर आने से डिस्पर्सिव भी रिजेक्ट। तो पीछे कौन सा बचा? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ग्राफ दोबारा दिखा दें, बता दें। ग्राफ ये बता रहे हैं कि आपकी डेंसिटी डीएनए की कितनी तरह की है, कितनी तरह की है। तो ये देखें, ये ग्राफ बने भी हुए हैं आपकी बुक में। तीन तरह के ग्राफ हैं। जो पहला ग्राफ है वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो हैवी डीएनए है उसकी पीक काफी ऊंची है, वैल्यू ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, पीक एक है और ऊंची है। हाइब्रिड डीएनए की पीक थोड़ी सी नीचे है लेकिन पीक एक ही है, मीनिंग डीएनए के एक ही तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और आखिरी केस के अंदर दो पीक्स आ रही है, मीन दो तरह का डीएनए बन रहा है। एक पीक हाइब्रिड के लेवल पर आ रही है और एक पीक जो है वो लाइटर डीएनए के लेवल पर आ रही है। इसका मतलब दो तरह का डीएनए है। चलें जी, तो जिनको क्लियर हो गया अच्छी बात है, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो जो है दोबारा से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। चलें जी, मेरा ख्याल है काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों को जिनको बहुत ही ज़्यादा एफएससी में समझ नहीं आई थी उनकी क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। खैर, इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि हाइब्रिड आने से कंजर्वेटिव रिजेक्ट। हाइब्रिड का मतलब ही क्या है? मिक्सचर। कंजर्वेटिव तो कहता है मिक्स होते ही नहीं है। कंजर्वेटिव को मैंने क्या समझाया? मिक्स नहीं करना, लेकिन यहां पे तो मिक्स हो गया, इसका मतलब कंजर्वेटिव रिजेक्ट। और जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया तो दो तरह का डीएनए आ गया, हाइब्रिड के साथ लाइटर भी आया। इसका मतलब अब डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो लाइटर मीडियम में हो रही है, इसलिए लाइटर आइसोटोप नाइट्रोजन का डीएनए बना रहा है। सो नया डीएनए लाइटर वाला भी बन रहा है और हाइब्रिड भी बन रहा है, क्योंकि ऊपर से तो वो 15 वाला लेकर आए थे। सो एक स्ट्रैंड हैवी एक लाइटर वो हाइब्रिड हो जाएगा, और जिसमें दोनों लाइटर होंगे वो क्या होंगे?
इसको अब यहाँ पे समझते हैं, बल्कि इसको मैं अच्छी तरह यहाँ पे आखिरी बार आपको समझा देता हूँ। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसका नंबर 15 है, इसका नंबर 15 है। ये पॉइंट क्लियर, ध्यान से देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों का 15 है, क्यों भला? ये बल्कि आप तस्वीर बना भी लीजिएगा, ये तब थे जब वो नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे। अब चेक करें, ये सबसे पहले रेप्लिकेट होंगे जब ये नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में आएंगे। 0 मिनट के बाद सैंपल लेंगे तो ये 15 वाला ही डीएनए आएगा और ये हैवी डीएनए है। 20 मिनट के बाद ये एक राउंड रेप्लिकेशन का कर चुके होंगे। जब ये एक राउंड रेप्लिकेशन का कर चुके होंगे तो क्या होगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड 14 वाला बन गया होगा और एक 15 वाला। 15 के दोनों अलग हुए ना, दूसरा 15 का इधर चला जाएगा, दूसरा जो है ना 15 का इधर चला गया। ये लें जी, ये 15 वाला इधर चला गया, एक 15 और एक 14। ये हाइब्रिड डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन मिक्स हो गया, एक स्ट्रैंड 14 वाला और एक 15 वाला है, हाइब्रिड डीएनए। ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। सो यहाँ पे देखें, हाइब्रिड डीएनए का आपको बैंड नजर आ गया। सारे मॉलिक्यूल जो है ना वो हाइब्रिड के हैं। जब ये 20 मिनट्स के बाद आपको रिजल्ट आएगा, 20 मिनट के बाद, ऊपर वाला 0 मिनट के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है, आखिरी वाला भी अब आप समझ लें। अगर मैं इसकी मजीद रेप्लिकेशन करवाता हूं इस मॉलिक्यूल की तो क्या होगा, ये देखें, ये देखें, ये आपका 14 वाला स्ट्रैंड है पेरेंटल और ये आपका 15 वाला स्ट्रैंड है। मैंने अलग कर दिए, अनजिप कर दिए। अब नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो अवेलेबल मीडियम के मुताबिक बनेगा। अवेलेबल कौन सा है? 14। तो ये देखें, अब जो अवेलेबल है उसके मुताबिक ये जो नया स्ट्रैंड बना 14 का मतलब क्या है कि ये वाला पूरा मॉलिक्यूल लाइटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाला कौन सा था? 15। इसका भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 14 वाला बनेगा क्योंकि अवेलेबल 14 वाला ही है। सो एक हाइब्रिड है और एक लाइटर है, एक हाइब्रिड है और ये वाला कौन सा है जी? ये लाइट है। स्टार्ट कहां से हमने किया था? हैवी से, हैवी से। अब देखें, बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव के मुताबिक रिजल्ट्स आए कि नहीं आए? चेक करें, हैवी बैंड आया सबसे पहले, हाइब्रिड, दोनों हाइब्रिड थे, सो एक ही बैंड में दोनों की वैल्यू आई हाइब्रिड। नेक्स्ट राउंड के बाद हाइब्रिड भी आ रहा है और लाइटर भी आ रहा है। ये दोनों 14 क्यों बने डॉटर? क्योंकि अवेलेबल मीडियम 14 है। सो हाइब्रिड मॉलिक्यूल भी है और लाइट। चेक करें, एक बैंड हाइब्रिड का आया और एक बैंड ये भी इसी तरह से रेप्लिकेट करेगा, उसके भी बैंड इसी तरह आएंगे, हाइब्रिड और लाइट। चेक करें, हाँ जी। अब देखें, इसके मुताबिक रेप्लिकेशन हुई है। ओके, अब मेरा ख्याल है सबको अच्छी तरह कंप्लीट समझ आ गई होगी। इससे ज्यादा जो है ना वो बुक में भी इंफॉर्मेशन नहीं है और कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छी तरह जो है ना वो मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। चलें जी। क्यों बच्चों, बहुत मेरा गला आज आप लोगों ने सुखवा दिया क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स? मजा आ गया कि नहीं? इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, ठीक है? ये ना वो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। ये चेक करें, ठीक है जी। अब मैं आपको समझा देता हूं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम इतना बचा भी नहीं है। 2:15 हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, 3:15 पे हमने ख़त्म कर देनी है। ओके जी, 3:15 पे ख़त्म कर देनी है। रेप्लिकेशन जो है ना, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरा डीएनए रेप्लिकेट करता है। जितना भी डीएनए सेल का होता है ना, सारे का सारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। और जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना, उस पॉइंट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
मसलन अगर आपके पास ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, डबल स्ट्रैंड है ना, एक की डायरेक्शन 5 to 3 है, दूसरे की 3 to 5 है, तो जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट होगा वहां पे इस तरह से एक बबल टाइप क्रिएट होगी और नया डीएनए जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, दोनों अपना अपना नया डीएनए बनाना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और फिर इनकी एलोंगेशन होती चली जाएगी। तो जहां से ये मैं भी आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक पे भी आपके सामने बना हुआ है। रेप्लिकेशन के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है, वो समझ ले। रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नए न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड होना होता है। नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो डीएनए बनेगा ना। और नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ साथ अगर आपको याद हो, अगर आप एक क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करते हैं तो इस तरह से क्रोमोसोम को रेप्लिकेटेड लिखते हैं। क्या आपको याद है हमने क्रोमोसोम्स के अंदर से न्यूक्लियोसोम अलग किए थे? न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों चीजें होती हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए कॉइल हुआ हो रहा होता है। क्या इस स्ट्रक्चर को पहचानते हैं? क्या आप इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को पहचानते हैं? न्यूक्लियोसोम्स को पहचानते हैं? क्यों भी बच्चों, ये क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से पाया जाता है क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी और प्रोटीन भी है। अगर डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या प्रोटीन नहीं रेप्लिकेट करेगी? क्यों जी? जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या प्रोटीन ही रेप्लिकेट करेगी? यस, प्रोटीन भी करेगी। नया पूरा क्रोमैटिड बनाने के लिए पहले आपको प्रोटीन चाहिए। सो हिस्टोन प्रोटीन सेल के अंदर पहले सिंथेसाइज होगी, फिर उसके गिर्द डीएनए बनना शुरू होगा। ओके बच्चों, सबसे पहले क्या बनेगी? हिस्टोन। हिस्टोन सिंथेसाइज होगी। जितना लंबा डीएनए रेप्लिकेट करेगा उसको क्रोमोसोम में फिट होने के लिए उतनी हिस्टोन्स भी चाहिए। क्या अकेला डीएनए बन जाएगा? अकेला डीएनए बनने से तो क्रोमोसोम नहीं ना बनता, क्रोमोसोम में तो प्रोटीन भी आएगी। तो याद रखें, हिस्टोन पहले सिंथेसाइज होगी, वो भी एस फेज में बनती है। सो हिस्टोन आएगी, हिस्टोन के डीएनए जो है ना वो बनकर रेप्लिकेट होता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो रेप्लिकेशन के अंदर अगर आप मुकम्मल रेप्लिकेशन देखिए, सिर्फ डीएनए की नहीं, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस पहले होगी और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट होगा। क्यों बच्चों? तमाम स्टूडेंट्स कहें हिस्टोन सिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। हिस्टोन सिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? डीएनए बनाने वाले एंजाइम्स हैं जिनको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी 3 टाइप्स हैं बच्चों। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी 3 टाइप्स हैं आमतौर पर, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1। 1, 2 एंड 3 तीनों के फंक्शन नोट कर लें। 1 का काम क्या है? 1 का काम बच्चों होता है सपोर्टिंग रोल प्ले करना। सपोर्टिंग रोल प्ले करना रेप्लिकेशन के अंदर। ये सपोर्टिंग रोल कैसे प्ले करता है? ये गैप्स को फिल करता है, फिल्स गैप्स। जो लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर गैप्स आते हैं ना, वो मैं बताता हूं कौन कौन से गैप्स होते हैं, उन गैप्स को ये फिल कर देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन क्या है? ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और ये लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर डीएनए के जो गैप्स होते हैं उनको फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना, ये रिपेयर करता है। डीएनए रिपेयर ऑफ, अगर कोई गलत बेस आके लगती है, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आकर लगता है तो उसको डीएनए पॉलीमरेज 2 रिपेयर कर देता है। मीन अगर कहीं पे ए लगनी थी, ए वाला न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड लगना था, सपोज करें ये अगर आपका डीएनए है, यहां पे ए है, ए के सामने टी आती है ना, टी के बजाय अगर जी आ गई तो इस जी को खत्म करके इसकी जगह टी लगने जो लगाएगा वो रिपेयर करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज 2 होगा।
ठीक है जी। डीएनए पॉलीमरेज 2 रिपेयर करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, ये मेन एंजाइम है, ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को कैरी आउट करेगा। उसके अलावा और कौन कौन से एंजाइम है वो मैं पहले समझा दूं आपको, फिर एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है, उससे आपको सारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जिससे कंसंट्रेट नहीं हो रहा वो बाद में वीडियो देख सकता है। जब तक डीएनए को खोला नहीं जाएगा, डीएनए को खोला नहीं जाएगा तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। खोलने वाला जो एंजाइम है उसको हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। खोलने के बाद जो स्ट्रैंड होंगे दोनों, एक लीडिंग और एक लैगिंग, लीडिंग स्ट्रैंड सीधा सीधा रेप्लिकेट करेगा और लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में जो है वो करेगा। उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज आएगा और शुरुआत करने के लिए प्राइमेज आएगा जो कि एक प्राइमर बनाएगा। ठीक है, तो प्राइमेज एंजाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने बता दी। पॉलीमरेज 3 का जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आना स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase 3 is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase 3 can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the. इस वीडियो को रोककर कंट्रोल करके जो है ना वो दोबारा आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आज देख लें वीडियो या आज ना देखें स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। ये ना कंट्रोल नहीं आज ठीक तरह से हो रही। क्यों भाई, आज देखनी है या आज टेस्ट स्टार्ट करेंगे? टेस्ट के अंदर इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के भी एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन के साथ देखनी थी, वैसे पढ़ तो आज काफ़ी लिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कल देखने था भाई, चलें ठीक है, कल ही देंगे। फिर टेस्ट भी कल ही होगा ना, क्योंकि टेस्ट के अंदर मोस्टली एमसीक्यू हैं वो तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन से हैं, जिसमें मैंने आपको ये सारी वीडियो, अगर वीडियो आज नहीं देखनी फिर टेस्ट भी कल ही होगा। ऐसे तो फिर टेस्ट लेने का मज़ा नहीं ना आएगा। चाय शाय भी पी लेंगे स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हो। चलें, भी टेस्ट भी आप लोगों का ना कल ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों की भी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अब जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। कल कर लेंगे, कौन सा कोई हमारे सर पे एंटी डस्ट आ रहा है, प्यार सुकून से चलते हैं। ठीक है, चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज वाला टॉपिक इतना ही ख़त्म करते हैं। आज सिर्फ ये साबित किया है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन से ही है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही मैं इसके अंदर खुब गया था, इतनी एक्सप्लेनेशन देनी नहीं चाहिए थी वैसे, लेकिन चूँकि बच्चों की डिमांड थी, रेप्लिकेशन का टॉपिक ज़रा कोर टॉपिक है, इसमें हम जो है ना ऊपर से नहीं गुजार सकते। तो आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं अच्छे। अच्छा, कुछ बच्चे ना स्टार 2 देते हैं और नीचे लिखते हैं वेरी वेल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब मुझे स्टार क्यों 2 दे रहे हैं? स्टार तो चेक कर लिया करेंगे 2 अपलोड हो रहे हैं कि ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं। कल तक आप ये पहले से टॉपिक रीड करके आइएगा, कल मैं आपको सारे एंजाइम्स की डिटेल जो है ना वो दोबारा बता दूंगा। ठीक है जी, जो कंप्यूटर पे लेक्चर लेते हैं या लैपटॉप पे लेते हैं उनको वो शो होता है। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबको जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।